नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आज, और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में शुरुआत करते हैं। हमारी जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके मात्रकों के साथ तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। देखिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट रखा है, आपसे कुछ भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप पहले बायोलॉजी वाली क्लास और बाकी क्लास अगर आप देख लेते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाली 2 क्लासें हैं ऑनली, तो आपको 5 में से 5 पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद आता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, इसका समय का होता है सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर। तो आपको मात्रक याद रखने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का होता है इसका मोल, और समतल कोण का होता है रेडियन, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो आपको ये मात्रक याद रखने हैं। बाकी के 2 और हैं, ये देख लेते हैं। तो आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, और ताप का है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रकाश वर्ष। अक्सर पूछ लिया जाता है प्रकाश वर्ष के बारे में कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो लंबी दूरी मापने का एक मात्रक है। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं, और दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, पारसेक है। ठीक है, देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह भी दूरी नापने का एक बड़ा मात्रक है, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाएगा तो आपको पारसेक ही लगाना है। चलिए आगे देख लेते हैं बल का मात्रक। तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डाइन होता है, और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। और बल के दोनों मात्रक याद रखने हैं आपको। सीजीएस पद्धति में पूछा जा सकता है और एसआई पद्धति में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कार्य के मात्रक। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है, और एसआई पद्धति में जूल होता है। ठीक है, और 1 जूल की बात करें तो ये 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। राशियों की बात करें तो राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। ठीक है, तो जो सदिश राशियाँ होती हैं वो होती हैं वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। आप लोग देख रहे होंगे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, यानी कि जो वास से शुरू होती हैं वो सदिश राशियाँ हैं, और इसके साथ साथ एक त्वरण भी सदिश राशि है। देखिए ट्रिक है एक, जो वास से शुरू होती हैं वो सभी कैसी हैं, वो सभी कैसी राशियाँ हैं, वो सभी सदिश राशियाँ। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा आप ध्यान रखना, विद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सदिश राशियाँ बहुत कम हैं, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बस आपको 4 याद करनी है। इसके अलावा आपसे कोई भी राशि पूछ जाती है तो आप उसको अदिश ही लगाएंगे। ठीक है, तो अदिश राशियाँ एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ठीक है, और ऊर्जा, ये कैसी हैं, ये अदिश राशियाँ हैं। विद्युत धारा, ताप, दाब, ये कैसे हैं, ये भी अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वेग की परिभाषा देख लेते हैं थोड़ी सी। वेग क्या है, वस्तु के विस्थापन की दर या प्रति सेकंड में की गई दूरी को वेग कहते हैं। विस्थापन क्या है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन अगर होता है किसी के, अगर बढ़ता है तो उसे त्वरण कहते हैं, और अगर घटता है तो मंदन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिख भी रखा है, अगर घटता है तो उसे मंदन कहते हैं। आगे देख लेते हैं रेखी चाल। रेखी चाल का फॉर्मूला होता है कोणीय चाल इंटू त्रिज्या। ठीक है, कई बार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल टाइप से, छोटा सा ही क्वेश्चन है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कहीं चक्करों की संख्या पूछिए तो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, W बराबर 2πn। चलिए आगे देख लेते हैं न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन की गति के सभी को पता होगा, 3 नियम हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम होता है गैलीलियो या जड़त्व का नियम। ठीक है, सबको पता होगा जड़त्व का नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, अगर गति की अवस्था में तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, सभी को पता होगा, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, पूछ लिया जाता है F बराबर ma, या फिर क्या होता है ये, बल बराबर, F मतलब फोर्स। ठीक है, फोर्स मतलब बल। हाँ, तो बल बराबर m का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मतलब द्रव्यमान, और a का मतलब होता है त्वरण। वो तो इस F बराबर ma जो होता है
ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, यानी कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं तो उसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे हम लोग दीवार में बॉल मारते हैं तो बॉल हमारे पास वापस आती है, तो हम जो बॉल जो होती है वो जो जितना बल दीवार पर लगाती है तो दीवार भी उस पर उतना ही बल लगाती है, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कार्य के बारे में। तो कार्य होता है कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और कार्य कैसी है? कार्य एक अदिश राशि है, ठीक है। पूछ लिया जाता है बल इतना है विस्थापन इतना है तो कार्य कितना होगा, ठीक है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक जूल होता है, मैं आपको ऊपर बता भी चुका हूँ। और यदि बल और विस्थापन के बीच थीटा कोण हो तब बल कितना होगा? तो बल हो जाता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि बल इतना है, ठीक है, और इस पर फोर्स इतना लगाया जा रहा है, ठीक है। एफ और एस के मान दिए होंगे और इंटू कॉस थीटा। एस क्या होता है? एस होता है विस्थापन, ठीक है। मतलब बल कितना लगाया जा रहा है, ठीक है। और एस का मतलब होता है विस्थापन और कॉस थीटा मतलब जितना कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये बल अगर दिखाएं, ये कार्य का फॉर्मूला है, ठीक है। कार्य के दो फॉर्मूले हैं, बल गुणा विस्थापन। अगर कोण दिया हो तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा? कार्य बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे अगर ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा भी क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही। चार राशियाँ हैं केवल, सदिश राशियाँ होती हैं, वो ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कोई भी पूछ जाएगी तो आप सदिश राशि लगाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। आपने बहुत पढ़ा होगा, कई बार पढ़ाया जाता है, 9th क्लास में ही होता है ये। तो के बराबर एम बी हाफ एम बी स्क्वायर। और स्थितिज ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी ई बराबर एम जी एच, ठीक है, याद रखेंगे। एसआई का मात्रक जूल होता है, हम आपको बता चुके हैं। ऊर्जा रूपांतरण के उपकरण देख लेते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अक्सर फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं ये। तो डायनामो ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन होता है वह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। लाउड स्पीकर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देख लेते हैं ट्यूबलाइट जो होती है वह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। विद्युत मोटर की बात करें तो जो विद्युत मोटर होता है, देखिए हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं विद्युत मोटर के बारे में। तो जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आगे विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सितार की बात करें तो ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। तो इनमें क्या संबंध होता है? इनमें संबंध होता है के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। इसका मतलब है अर्थ, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है, अगर संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो संवेग को दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। संवेग को 3 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है इसलिए। चलिए आगे शक्ति की बात करें तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। कई मात्रक होते हैं शक्ति के, ठीक है। तो शक्ति के मात्रक कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। मात्रक होते हैं वाट, अश्वशक्ति, किलोवाट और मेगावाट, ठीक है। तो 1 वाट होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 किलोवाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं। 1 अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होते हैं। आगे बात करते हैं वाट सेकंड की। तो 1 वाट सेकंड 1 वाट गुणा 1 सेकंड होता है जो 1 जूल के बराबर होता है। 1 वाट घंटा की बात करें तो ये 3600 जूल के बराबर होता है, ठीक है। और 1 किलो वाट घंटा की बात करें तो ये 1000 वाट घंटा यानी कि 3.6 गुणा 10⁻4 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आगे देख लेते हैं वाट सेकंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रा का, ठीक है। देखिए ये आप याद रखेंगे, वाट सेकंड, वाट घंटा, किलो वाट घंटा, कार्य, ये किसके मात्रक हैं? ऊर्जा के मात्रक हैं सभी, ठीक है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर
इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो है भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, और नहीं एफ गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। जहाँ जी क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। और m1 m2 क्या है, जिन दो पिंडों के बीच में बल लग रहा है, तो m1 पहले पिंड का भार और m2 दूसरे पिंड का भार या द्रव्यमान है, ठीक है। और r क्या है, उन पिंडों के बीच की दूरी। तो जब भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना हो हमें, तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। और इस जो जी ये लगा हुआ है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान इतना होता है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो आपने देखा था गुरुत्वाकर्षण नियतांक वो ये होता है, और ये गुरुत्वीय त्वरण ये होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। और ये जो स्मॉल वाला जी होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कई बार इसको 10 भी यूज़ कर लेते हैं, पूरा का पूरा 10, 9.8 की जगह 10 यूज़ कर लेते हैं। चलिए कुछ नोट पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं, जी का मान हमेशा घटता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊपर जाते हैं तो जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, तो जी का मान घटेगा, ठीक है। और अगर हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाएँ तो क्या होगा, तब भी जी का मान घटेगा। मतलब जो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका मान हमेशा घटेगा किसी भी स्थिति में, चाहे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तल से या फिर नीचे जाते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम रहता है, मतलब जो स्मॉल जी होती है उसका सबसे ज़्यादा मान पृथ्वी के ध्रुव पर रहता है, ठीक है। ध्रुव आपको पता ही होगा, पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, एक ये वाला ध्रुव और एक नीचे वाला, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं विषुवत रेखा पर मान न्यूनतम रहता है। जो विषुवत रेखा होती है उस पर जी का मान न्यूनतम रहता है। विषुवत रेखा आप लोग जानते हैं, ये जो इक्वेटर लाइन होती है बीच वाली, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है, घूर्णन गति कम होने पर बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखेंगे दोनों पॉइंट। आगे दाब की बात करें तो दाब बराबर होता है एफ अपॉन ए, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। तो इसके दाब के बारे में देख लेते हैं। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या फिर पास्कल होता है। बहुत पूछा जाता है दाब का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो दाब का मात्रक जो है पास्कल होता है, आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में नापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है, बैरोमीटर में। आगे देख लेते हैं द्रव में अगर किसी दाब को नापा जाता है तो किस फॉर्मूले से नापते हैं, तो HDG से नापते हैं, ठीक है। द्रव में दाब कैसे नापते हैं, HDG। एच क्या है, हाइट है यानी गहराई, जी है घनत्व, और जी है स्मॉल वाला जी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और डी घनत्व आपको पता ही होगा। चलिए हाँ, ये कुछ नोट पॉइंट है और देख लेते हैं। तो पहला नोट पॉइंट है गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, ठीक है। याद रखना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके एग्जांपल क्या है, मोम, घी आदि, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या है, गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घट जाता है, जैसे बर्फ़, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक कैसा होगा, तो घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, क्वथनांक हमेशा दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, घटाने पे घट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं घनत्व के बारे में। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक होता है kg प्रति मीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं आपेक्षिक घनत्व के बारे में। इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। तो वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सी पर पानी का घनत्व, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। आगे देख लेते हैं आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता हमेशा लैक्टोमीटर से नापी जाती है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आवृत्ति, आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल। आगे देख लेते हैं तरंग के बारे में। तरंग दो तरीके की होती हैं, एक होती है आंतरिक तरंगें और एक होती है अयांत्रिक तरंगें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो जो यांत्रिक तरंगें होती हैं उनमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वो देख लेते हैं, जब तरंगति की दिशा, चलिए जो अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो जब तरंगति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, अनुदिश का मतलब उसी दिशा में होती है जिधर माध्यम के कण
गति कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी दिशा में गति करते हैं तो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? जब तरंग गति की दिशा में माध्यम के कण कंपन करने की दिशा में लंबवत होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। आगे देख लेते हैं यांत्रिक तरंगों या विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में। तो तरंगें निर्वात में भी संचारित हो सकती हैं। ये तरंगें एक ही चाल से चल सकती हैं, प्रकाश की चाल से चलती हैं। ये फोटोन की बनी होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे। आगे किरणों के बारे में दिया, उनके खोजकर्ताओं के बारे में दिया है, तो ये जरूर देख लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके पीईटी एग्जाम में, क्योंकि 10th लेवल का ये एग्जाम होता है। तो गामा किरणें जो होती हैं, पॉल विलार्ड ने इनकी खोज की थी, और एक्सरे की खोज रॉन्जन ने की थी, और पराबैंगनी किरणें की खोज रिटर ने की थी, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे ध्वनि तरंगों के बारे में देख लेते हैं। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, अवश्रव्य तरंगें, श्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। जो अवश्रव्य तरंगें होती हैं 0 से 20 हर्ट्ज तक होती हैं। श्रव्य तरंगें जिन्हें हम आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। और पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, ठीक है। यानी हम लोग नहीं सुन सकते, कुत्ता बिल्ली वगैरह सुन सकते हैं, बहुत तेज़ होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं ध्वनि की चाल की। तो सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम गैस में होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में इतनी 1484 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में 5130 मीटर प्रति सेकंड की चाल होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट ऊष्मा के बारे में। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है तथा अन्य मात्रक कैलोरी होते हैं, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, और 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल, या फिर 1000 कैलोरी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं ताप के माप बारे में। तो तापमापी द्वारा नापा जाता है तथा निम्न पैमानों पर होता है: सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, रोमर पैमाना और केल्विन पैमाना। तो जो सेल्सियस पैमाना होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सी तक होता है, ठीक है। इसका फ़ारेनहाइट पैमाना जो होता है वो 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। रोमर पैमाना जो होता है वो 0 से 80 तक होता है, और केल्विन पैमाना जो होता है 273 के से 373 के तक होता है, ठीक है। इसमें इस डिग्री का प्रयोग नहीं करती। आगे परम शून्य के बारे में बात करें तो किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सी से कम नहीं हो सकता, इसे परम शून्य कहते हैं, ठीक है। तो -273.15 डिग्री सी जो होता है इसे ही परम शून्य कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ताप इससे कम नहीं हो सकता। चलिए आगे कुछ नोट पॉइंट इन्हें देख लेते हैं। तो पारा जो है -39 डिग्री सी पर जमता है। एल्कोहल -115 डिग्री सी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारा किस ताप पर जो है जमता है, और एल्कोहल किस पे जमता है, ठीक है, -115 डिग्री सी पे जम जाता है। ताप एवं तापमापी का प्रयोग -200 डिग्री सी से 1600 डिग्री सी तक के ताप मापने में किया जाता है। आगे देख लेते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है, ठीक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। पूछा जाता है कई बार प्रकाश कैसी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देख लेते हैं प्रकाश छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, ठीक है, जिसे फोटोन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे देख लेते हैं प्रकाश जो है सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लेता है। देखिए बहुत बारी क्वेश्चन आया है कि कितना समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लेता है। आगे माध्यम और प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश निर्वात में 3.8 इंटू नहीं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। कांच की बात करें तो कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। और अगर जल की बात करें तो जल में 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग के लिए सबसे अधिक होता है और किसके लिए सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक लाल रंग के लिए तथा सबसे कम बैंगनी रंग के लिए होता है। नहीं सबसे देखिए बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ हमारे दृष्टि दोष जो आँख में होते हैं उनके निवारण। तो
तो जब भी निकट दृष्टि दोष होगा किसी को तो वह अवतल लेंस लगाएगा, ठीक है, अवतल लेंस का चश्मा यूज़ करेगा। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा यूज़ करेगा। देखिए आपको ऐसे याद रखना है, दूर, देखिए ऊ की आवाज़ आ रही है दूर में, तो ये उत्तल लेंस हमेशा यूज करेगा, ठीक है, याद रखिए। बाकी निकट का आपको याद रहेगा कि अवतल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर से किसी व्यक्ति को जरा दूर दृष्टिता का दोष है तो वह दूर फोकसी लेंस को यूज़ करता है, ठीक है, उभयअवतल लेंस कहते हैं जिसे, या फिर बाइफोकल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी को अबिंदुकता है, ठीक है, तो उसके लिए बेलनाकार लेंस का यूज होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख उपकरण। तो अल्टीमीटर जो होता है वह उड़ते विमान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अनीमोमीटर जो होता है वह हवा की शक्ति एवं गति, इन दोनों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ जो है वह वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नोट पॉइंट मैंने जो ऐड किए हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नोट पॉइंट है, पानी जमने पर फैलता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जाता है, ठीक है, इसका नाम याद रखना, खुर्दबीन। चलिए नेक्स्ट है, हृदय की गति नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको इनसे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी कि अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है, एल्यूमिनियम धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, ठीक है, ऐसी धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के का ताप का प्रेक्षण समान होता है। देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों में जो ताप होता है वो कब समान होता है, तो -40 डिग्री पर दोनों का ताप बिल्कुल समान होता है। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन है, तो यह है कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊन रेशम चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट है, खून के थक्के पता लगाने के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है, खून के थक्के पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम 24, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है, बायोडीजल पौधा है तो रतन जोत का, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। बहुत बार पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह किस वजह से गोल होती हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर होती है। फल पकाने में सहायक है इथेफॉन, ठीक है, एथिलीन या एसिटिलीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल है एक स्टेरॉयड, ठीक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, स्टेरॉयड होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार सर्वाधिक कहाँ होगा, ध्रुवों पर, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रिज में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना है, तो 4 डिग्री सी। 4 डिग्री सी पर खाना बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, ताज़ा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है या फिर 37 डिग्री सी। नेक्स्ट है, दूध में मिठास का कारण क्या है, तो लैक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट है, रेडार का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थिति जानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, पौधों की प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं, ठीक है, CO2 को पौधों की प्राणदायिनी गैस कहते हैं, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, LPG गैस, तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो चंद्रशेखर ने दिया था। आगे देख लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, तो CO2, मीथेन CH4 यानी कि, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। नेक्स्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और नेक्स्ट है क्षोमंडल
ओजोन परत, ठीक है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे फिजिक्स की क्लास ख़त्म हो जाती है। नहीं तो कुछ बचा है थोड़ा सा और, हाँ हाँ, ये कुछ यंत्रों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो कार्डियोमीटर होता है हृदय गति नापने के काम आता है। इसके बाद क्रोनोमीटर होता है, ये जलयानों पर होता है और सही समय पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डेंसिटी मीटर होता है, ये घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। और जो कैपोमीटर होता है, ये समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर की बात करें तो ये गैस का दाब ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है। ऑडोमीटर की बात करें तो गाड़ी की चलने वाली दूरी नापने के लिए इसका प्रयोग होता है। पेरिस्कोप की बात करें तो पानी में डूबे हुए जब होते हैं तो पानी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे पायरोमीटर की बात करें तो ये उच्च तापमान की वस्तुओं का ताप ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोट्रोन, तो ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए काम आता है। आगे है रेन गेज, बहुत बार पूछा गया रेन गेज के बारे में, तो ये वर्षा मापने के काम में आता है। आगे है सिस्मोग्राफ, तो भूकंप का पता लगाने के लिए वाला यंत्र है। आगे है सेक्सेटेंट, तो इसका प्रयोग किया जाता है मीनार आदि की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। अगला है एक्टियोमीटर, तो ये सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में इसका प्रयोग होता है। आगे है टैकोमीटर, तो यह वायुयान तथा मोटर नाव की गति नापने का यंत्र है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता नापने में। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर, तो ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व नापने के काम आता है। नेक्स्ट है पायर हीलियोमीटर, तो ये होता है सोलर रेडिएशन नापने के लिए, ठीक है। चलिए, आपकी फिजिक्स खत्म हो जाती है। आपको फिजिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो यहीं से मिलेंगे। आगे हम लोग केमिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा है केमिस्ट्री के बारे में, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो बिल्कुल यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो पदार्थों की बात करें, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, एक भौतिक अवस्था और एक रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था में ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। दाब एवं ताप में परिवर्तन करके इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है, जो भौतिक स्थितियाँ होती हैं। और पदार्थ की चौथी अवस्था, देखिए 3 अवस्थाएं तो ये हो गई। आगे चौथी अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था की करें तो बोन-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। आगे देख लेते हैं रासायनिक वर्गीकरण पदार्थों का। तो उसमें 2 तरीके से होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? तत्व और यौगिक होते हैं, ठीक है। आगे अगर इनकी बात करें तत्व और यौगिकों की, तो तत्व के बारे में बात करें तो तत्व होते हैं तो वे पदार्थ जिन्हें ना तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही किसी के योग से बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे सोना और चांदी। तो ये जो होते हैं ये तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करें यौगिक की, तो यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं तो रासायनिक तत्वों के योग से बनते हैं, जैसे जल हो गया, ठीक है। इसे किसी को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से जल बनता है, तो ये यौगिक है, ठीक है। तत्व क्या होते हैं? तत्व होते हैं सोना और चांदी, इस तरीके से, ठीक है। तत्व की बात करें तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक, सही है। और यौगिक की बात करें तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। और तत्व कौन से थे? धात्विक और अधात्विक, ठीक है। तत्व के बारे में एक बार देख लेंगे, धात्विक और अधात्विक। चलिए, आगे बात कर लेते हैं मिश्रण के बारे में, ठीक है। तो मिश्रण में 2 प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण के बारे में देखें तो वे पदार्थ जो तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है किसी निश्चित अनुपात में मिलाएं, किसी में भी मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। समांग मिश्रण क्या होता है? निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनता है। और विषमांग क्या होता है? अनिश्चित अनुपात को मिलाने पर बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व एवं उनका प्रतिशत। ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? तो 46.6%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5% और कैल्शियम 3.6% और मैग्नीशियम 2.09% और हाइड्रोजन 0.14%, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं मानव शरीर में तत्वों की मात्रा। तो मानव शरीर में तत्व कौन कौन से कितने कितने होते हैं? ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18% होती है और हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, क्लोरीन 0.15%, सल्फर
0.25%, मैग्नीशियम 0.05% और जो आयरन यानी कि लोहा होता है तो 0.004% होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट पॉइंट दिए गए, इन्हें देख लेते हैं। तो मोल इकाई का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। इसे आवागाड्रो संख्या भी कहते हैं। बहुत पूछ जाता है आवागाड्रो संख्या, आवोगाड्रो संख्या कौन सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तथा 22.4 लीटर में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 होता है, प्रोटॉन पर आवेश +1 होता है और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। तो परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन संख्या, ये परमाणु क्रमांक होती है। द्रव्यमान संख्या की होती है, तो इसमें प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या आ जाती है। नेक्स्ट है समस्थानिक। तो समस्थानिक क्या होते हैं, समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक क्या होते हैं, जो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक एवं समान परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, उन्हें संभारिक कहते हैं। अवस्था समीकरण की बात करें तो ये होती है PV बराबर NRT, आप लोग याद रखेंगे। पूछ ली जाती है कई बार अवस्था समीकरण, तो PV बराबर NRT आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 9 वर्ग थे। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत एवं उनमें अम्ल। इनसे तो एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा, और आपको एक क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल, अंगूर या इमली में टार्टिक अम्ल। ठीक है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही या फिर खट्टा दूध भी आ सकता है इस नाम से, तो उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू या फिर नारंगी में सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, दोनों में, चींटी के डंक और बिच्छू के डंक दोनों में। आगे बात करें तो सोडा वाटर एवं जो अन्य पेय पदार्थ होते हैं इनमें कार्बनिक अम्ल होता है और सेम में मौलिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। आगे धातुओं की बात करें तो नहीं सॉरी अम्ल की बात करें तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल के जलीय विलयन जो होते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पूछा जाता है अम्ल जो होता है मैं लिटमस पेपर को का रंग कैसा कर देता है, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है खाना पकाने में HCl। ठीक है, खाना जो होता है उसे हमारे शरीर में जो है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह प्रयोग होता है। ठीक है, खाना पचाने के लिए सहायक अम्ल है। आगे देख लेते हैं सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कपड़ों से जंग के दाग हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, जंग के दाग जो होते हैं कपड़ों पर लग जाते हैं तो उसे इसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है लोहा पर जस्ता चढ़ाने के लिए लोहे को साफ करने के लिए इसमें H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग करते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ नाम है उनके रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, Ca और OH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका होता है NaOH। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका होता है Mg और OH का होल ट्वाइस। ये जो है पेट की अम्लता दूर करने को आता है। देखिए कई बार इस तरीके से पूछा जाता है पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड, तो इसका होता है NaCl। नेक्स्ट है खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका होता है NaHCO3। नेक्स्ट है धावन सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट, तो इसका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए होता है NaOH। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 pH पदार्थ के बीच कार्य करता है। देखिए मानव शरीर का जो होता है pH मान तो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मुंह के pH मान 5.5 से कम रह जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ पदार्थों के pH मान जो इम्पोर्टेंट है। तो समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4 बहुत बार पूछा जाता है। लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4 और नींबू का 2.2।
तो आपको इन सभी के पीएच मान याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। तो लिटमस अम्लीय विलयन में, लाल क्षारीय विलयन में, नीला तथा उदासीन विलयन में। हाँ तो बच्चों से ठीक है, कहाँ पर थे हम लोग? तो लिटमस अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला तथा उदासीन विलयन में बैंगनी रंग का हो जाता है, ठीक है। कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट हैं। और आगे देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं ये। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है तथा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। काले हीरे को बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, इसे काला शीशा भी कहते हैं। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। चलिए आगे देख लेते हैं समावयवता। तो जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उनके गुण अलग अलग हों तो उसे समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट है बहुलीकरण। जब एक ही यौगिक के दो या अधिक अणु आपस में संयोग से एक बड़ा अणु बनाते हैं, इस देखिए जब एक ही यौगिक के दो अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उन्हें मोनोमर कहते हैं, ठीक है। और जो उत्पाद होता है उसे पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो जो बहुलीकरण की अभिक्रिया होती है उसमें में क्या बनता है? पॉलीमर यानी कि पॉलीथीन बनती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक बहुलक। तो ये स्टार्च एवं सेल्यूलोज होते हैं। नेक्स्ट बात करें पॉलीथीन की, तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, धातुओं से संबंधित कुछ विविध चीज़ें हैं, देख लेते हैं। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये। सिगरेट की जो लाइटर होता है उसमें किसका यूज़ होता है? तो ब्यूटेन का यूज़ होता है। आगे देख लेते हैं, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। देखिए आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, टंगस्टन का गलनांक लगभग 3500 डिग्री सी होता है। टंगस्टन आप जानते होंगे, जो बल्ब के अंदर वाला तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातुओं में सबसे आघात वर्धनीय है। सोना यानी कि Au तथा चांदी Hu होते हैं। आघात वर्धनीय मतलब जिन पे जो आघात वो सहन कर सकते हैं, सबसे मजबूत, ठीक है। नेक्स्ट है, चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। देखिए पूछा जाता है कई बार, कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन एवं सबसे कठोर धातु क्रोमियम है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग ये वाला क्वेश्चन। भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। मजबूत धातु टंगस्टन एवं कठोर क्रोमियम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेशियम कार्बोनेट को परलेस भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार, परलेस किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को। नेक्स्ट है, जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष में करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग होता है, आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसका होता है? सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही, देखिए आपने देखा होगा बोर्ड डाल के आता है, निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है। किसका प्रयोग? सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है, जो मतदाताओं की उंगलियों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। नेक्स्ट है, चांदी की चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, चम्मच नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंडा किसकी चम्मच से नहीं खा सकते? तो चांदी की चम्मच से अंडा नहीं खा सकते, चम्मच नष्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है, ठीक है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। तो बिना तांबा या चांदी मिलाए हुए नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है।
बहुत बार पूछा जाता है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो पारा की वाष्प या फिर आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन शीशा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये कार्बन शीशा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फ्यूज तार लेड और टिन से बना धातु होता है। देखिए कुछ एस का और उनके सूत्र देख लेते हैं। तो बोरेक्स का होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O, ठीक है। आगे देख लेते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का होता है Al2O3 इंटू 2H2O। जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2। आपसे सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट है कॉपर पायराइड, इसका होता है CuFeS2। नेक्स्ट है कॉपर ग्लास, इसका होता है Cu2S। नेक्स्ट है हॉर्न सिल्वर, इसका होता है AgCa। और गैलेना का होता है PbS, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यानी कि D2O को भारी जल भी कहते हैं। यह 3.8 डिग्री सी पर जमता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ उबालने से कठोरताएं दूर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं धातुओं और धातुओं के उपयोग, ठीक है। तो फेरिक यौगिक जो होता है Fe3O4, ये जेवरात पॉलिश करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। और आगे देख लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनके प्रयोग आप लोग जरूर देख के जाएंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। जैसे पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलिल चिकित्सा में किसका प्रयोग होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। इनके सूत्र भी याद रखेंगे, N2O वगैरह ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस का चूहे मारने की दवा बनाने में, और लाल फास्फोरस का दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने में किया जाता है। किसका, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है जल शुद्ध करने में या फिर कपड़ों की रंगाई में। नेक्स्ट है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग यानी कि HGO का प्रयोग मलहम बनाने में किया जाता है या फिर जहर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मरकरी यानी कि Hg, इसका प्रयोग थर्मामीटर या सिंदूर बनाने में या फिर अमलगम बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 इंटू H2O या फिर CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में और शल्य चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस CaCO3, इसका प्रयोग चूना बनाने में एवं टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं देख लेते हैं। तो पीतल जो होता है वो Cu प्लस Zn से बनता है और उनकी मात्राएं होती हैं Cu की 70% और Zn की 30%। आगे कांसा की बात करें तो कांसा में Cu प्लस Sn, और जर्मन सिल्वर की बात करें तो Cu Zn और Ni। बहुत बार पूछे जाते हैं ये मिश्र धातुएं किस किस से बनते हैं, ठीक है, तो आपको ये तो याद करके रखनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे देख लेते हैं अगर यूरिया की बात करें तो H2NCO और NH2, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। और यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। देखिए बहुत पूछा जाता है यूरिया में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, तो नाइट्रोजन पाई जाती है 46%, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। नेक्स्ट है समुद्री यात्रा में सिग्नल देने के लिए फास्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। नेक्स्ट पॉइंट है बर्तनों की कलाई में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये नोट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। नेक्स्ट है रक्त के प्रभाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। नेक्स्ट है समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाते समय सर्वाधिक विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दूध बायस को कोलाइडी तंत्र है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। दूध में यदि क्रीम अलग कर दिया जाता है तो इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूध से जब क्रीम को अलग कर देते हैं, क्रीम निकलवा दी जाती है इसकी, तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अस्पताल में प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है, ठीक है। और कुछ पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक लिथियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे प्रबल अपचायक फ्लोरीन है और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। नेक्स्ट पॉइंट है रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पोलेनियम में सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं
ये होते हैं 27। और नोबेल धातु हैं Ag, Au, Pt, Lr, Hg, Pd, RH, Ru और O3। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। O3 नहीं, ये O5, इसको करेक्शन कर लेंगे, ये O5 है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना जो है पानी में डूब जाता है। ठीक है, नहीं, सोना जो है पारा में डूब जाता है। नेक्स्ट है जीनॉन को स्टेजर गैस भी कहते हैं। और सबसे लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है लेक्सियन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। ठीक है, चलिए बुलेट प्रूफ जो कांच होते हैं उसमें कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसका लेक्सियन का प्रयोग करते हैं। देखिए आपको 5 में से 5 क्वेश्चन हमारे इन्हीं 2 वीडियो से मिलेंगे। एक बायोलॉजी की क्लास पहले आ चुकी है, तो इसकी आपको PDF आपको फ्री में मिलेगी। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है AB सफलता, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उस पर फ्री में इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम जल्दी ही। और आपको एक बात और बतानी थी कि आपका प्रैक्टिस सेट जल्दी शुरू होगा और हर सब्जेक्ट के आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये जो टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे इनमें से आपको अपने एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए भी सफलता के साथ, हमें आपकी सफलता तक आपके साथ। ठीक है, थैंक यू।